मुंबई में 11 जुलाई 2006 की एक भयावह शाम, जब मुंबई की पहचान, उसकी धड़कन, उसकी लोकल ट्रेनें आतंकी हमलों से दहल उठी। करीब 200 बेगुनाह जिंदगियां उन धमाकों में हमेशा के लिए खामोश हुई और 800 से अधिक लोग घायल हुए। यह वह मंजर था जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। देश एक बार फिर से आहत हुआ है अपराधियों के बरी होने से। अपराधी इसलिए कि उन्हें लोअर कोर्ट ने अपराधी ठहराया था। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और महाराष्ट्र सरकार इस प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर कहती है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक बार पुनर्विचार करे। अब बरी होने की जो रस्म अदायगी हुई है वो पर्याप्त सबूतों का अभाव या ठोस सबूतों का नहीं हो पाना बड़ी वजह रही है। तो आज इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने काम से घर लौट रहे हैं, अपने परिवार से मिलने की उम्मीद में, जैसा लाखों मुंबई वासी, भारतवासी हर रोज करते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में रहें, सभी उम्मीद करते हैं कि घर लौटेंगे। और महज 11 मिनट के भीतर मुंबई में माटुंगा रोड, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, बोरीवली, भाईंदर और मीरा रोड जैसे स्टेशनों के पास चलती ट्रेनों के फर्स्ट क्लास डिब्बों में एक के बाद एक करते हुए 7 बम धमाके होते हैं। जिन डिब्बों में बम लगाए गए थे वो पूरी तरह से उड़ गए थे। चर्चगेट और बोरीवली ट्रेन में सबसे ज्यादा 43 मौतें हुई और ये 1993 के धमाकों के बाद मुंबई पे सबसे बड़ा हमला था। इन धमाकों के बाद जांच एजेंसियों ने लश्कर तैयबा और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी जैसे आतंकी संगठनों का नाम तय किया। लगभग एक साल के भीतर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2015 में मकोका अदालत ने इनमें से 12 को दोषी ठहराया। उनमें से 5 को फांसी की सजा और 7 को उम्र कैद हुई थी। अभियोजन पक्ष का दावा था कि हमला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा प्रायोजित साजिश थी। कहानी यही खत्म नहीं होती है। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 12 आरोपियों को बरी कर देता है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि सरकारी पक्ष यानी कि अभियोजन अपने दावों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। यह फैसला उन पीड़ितों के परिवारों के जख्मों को फिर से हरा कर गया है जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने शारीरिक और मानसिक पीड़ा सही, वे आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए यह एक अधूरी कहानी है। सबसे बड़ा और अनुत्तरित सवाल आज भी वही है, अगर ये 12 लोग दोषी नहीं थे तो असली गुनहगार कौन थे? ये सवाल मन में गहरे उतरे हुए हैं जिनका जवाब सरकारों के पास नहीं है। स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट SIPR 2025 को मैंने देखा और उसमें पुलिस टॉर्चर, जिसको अनअकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट है, उसमें खास करके रिपोर्ट बात करती है कि भारत में पुलिस द्वारा दी जाने वाली यातना और कस्टोडियल टॉर्चर जो शब्द है कि हिरासत के अंदर किस तरह से जो टॉर्चर किया जाता है लोगों को, किस तरह से पीड़ा दी जाती है, पीड़ा पहुंचाई जाती है हिरासत में पुलिसिंग के द्वारा, पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा किस तरह से लोगों को हिरासत में यातना दी जाती है। तो इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र के लिए कुछ बिंदुओं को अगर देखें कि पुलिस कर्मियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यानी करीब 68% पुलिसकर्मी मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय जो है वो स्वाभाविक रूप से अपराध करने के लिए प्रवृत्त है। ये पुलिस वाले मान रहे हैं 68%। और करीब 52% पुलिसकर्मी ये मानते हैं कि दलित भी अपराध करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह पूर्वाग्रह क्या पुलिस की कार्रवाई प्रभावित कर सकता है, जिसमें यातना का उपयोग भी शामिल है। और अगर महाराष्ट्र पुलिस की परफॉर्मेंस का देखें, जिसमें मुंबई ATS हैं, 2006 और 8 वाला मामला देखें, जिसमें 2006 का लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस आपके सामने है, जिसमें बरी हुआ है मामला, और NIA और ATS की जांच पे बड़ा सवाल है, क्या सही लोगों को पकड़ा गया था? अगर नहीं तो अपराधी कहाँ हैं? हालांकि सरकार ने अब अपील की है सुप्रीम कोर्ट में। मालेगांव 2006 और 2008 ब्लास्ट केस की बात करें, बाद में पहले मुस्लिम युवक पकड़े गए, फिर कई साल बाद हिंदू संगठनों के लोगों पर केस चला। तो जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पे बड़े गंभीर सवाल हैं। कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई।
ऐसा कहना है असदुद्दीन ओवैसी का, जो कि AIMIM के सांसद हैं। देखा जाए तो ओवैसी ये कहते हैं कि वह पीड़ितों के दर्द को और बढ़ाता है जो फैसला है। निर्दोष लोग जेल भेजे जाते हैं, तमाम चीजें हैं। और उन्होंने पहले दोषी मान लेने की मीडिया कवरेज को भी जो है वो सवालों के घेरे में खड़ा किया है। इस मामले में हाईकोर्ट ये कहता है कि जो अभियोजन पक्ष है उसके पास ठोस सबूत नहीं थे। यहां तक कि बमों में कौन सा विस्फोटक इस्तेमाल हुआ उसकी भी पहचान नहीं हो पाई। अदालत यह भी नहीं मान सकी कि अपराध में इस्तेमाल हुए बमों को रिकॉर्ड पर पेश किया जा सका है। आरोपियों के कबूलनामों में ये बात आई कि इनको यातना दे के कबूल करवाए। ऐसा सभी मामलों में अपराधी बोलते ही हैं कि पुलिस के टाइम आप कबूल कर लो, कोर्ट में जाके मना कर दो, क्योंकि पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट अगर कोर्ट के अंदर सत्यापित नहीं होता तो फिर उसे सही नहीं माना जाएगा। गवाहों की गवाही में विरोधाभास, कोर्ट ने उन्हें भरोसेमंद नहीं माना और गवाहों को घटना के दिन आरोपियों को देखने का पर्याप्त अवसर भी नहीं मिला ताकि वे बाद में उसकी सही पहचान कर सकें। और साथ सरकारी पक्ष जो है वो महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ में भी विफल रहा और बरामद वस्तु जो थी उनका रखरखाव ठीक नहीं हुआ। तो ये फैसला जो एक बड़ी विफलता की ओर इशारा करता है कि क्या हमारी जांच प्रणाली में कहीं कोई कमी है, क्या जल्दबाजी में गलत लोग फंसाए गए, या इन लोगों के खिलाफ जो ट्रायल चला उसमें इतनी लापरवाही बरती गई कि ये आरोपी अपराधी घोषित होने के बावजूद भी सजा नहीं पा सके। क्योंकि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का मामला हमारी न्यायपालिका के लिए तो एक अहम फैसला है ही, लेकिन हमारे समाज और जांच एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा सबक है। पीड़ितों के लिए असली न्याय तभी होगा जब वास्तविक गुनहगारों को सजा मिलेगी और भविष्य में ऐसी त्रासदियों में बेगुनाहों को फंसाने से बचाया जाएगा। अब हम ये कब सुनिश्चित करते हैं, हमारी व्यवस्था ये कब सुनिश्चित करती है कि सैकड़ों लोगों की मौत और हजारों घायलों का अगर दर्द व्यर्थ चला जाएगा तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में न्याय का आधार कहाँ और किस दिशा में जाएगा? आप क्या कहते हैं? कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।